नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। चुनाव से पहले कांग्रेस और बीजेपी ने नाराज नेताओं पर फोकस करना शुरू कर दिया है, क्योंकि दोनों दल ही अच्छे से जानते हैं कि नाराज नेता चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। फिलहाल तो कमलनाथ के सर्वे ने कांग्रेस की टेंशन बढ़ा रखी है, क्योंकि सर्वे में सामने आया है कि कई सीटों पर भीतरघात का डर है। लिहाजा कांग्रेस इस गुटबाजी से निपटने की तैयारी कर रही है। वहीं बात अगर बीजेपी की करें तो उसकी बैठकों में रूटों को मनाने पर जोर दिया जा रहा है। कुल मिलाकर नाराज नेताओं को साधने की कवायद दोनों दल में चल रही है। लेकिन सवाल है कि क्या चुनाव से पहले कांग्रेस अपने इस पुराने रोग यानी गुटबाजी से निपट पाएगी? क्या बीजेपी अपने रूठे नेताओं को मना लेगी? और आखिर किस पार्टी के सामने नाराज नेताओं को मनाने की कड़ी चुनौती होगी? आज इन्हीं सवालों के जवाब तलाशेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस को भीतरघात का डर, हाईकमान हुआ अलर्ट। बीजेपी भी रूठों को मना रही। चुनाव से पहले मान मनोबल का दौर। चुनावी तैयारियों में जुटी कांग्रेस की चिंताएं बढ़ गई है। कमलनाथ के इंटरनल सर्वे में कुछ सीटें पर भीतरघात की रिपोर्टें सामने आई है। अब इस रिपोर्ट के आने के बाद कांग्रेस हाईकमान अलर्ट हो गया है। सर्वे में बताया गया है कि इंदौर, भोपाल, मंदसौर, विदिशा, उज्जैन समेत 10 से ज्यादा सीटों पर गुटबाजी हावी है। लिहाजा यहाँ कांग्रेस को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। अब इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस के दिग्गज उस गुटबाजी को दूर करने की कोशिश में जुट गए हैं। यूँ तो कांग्रेस का ये रोग कोई नया नहीं है। अजय सिंह और अरुण यादव की नाराजगी जग जाहिर है, लेकिन चुनाव से पहले कांग्रेस ये दावा कर रही है कि सभी नेता एक है और गुटबाजी जैसे पार्टी में कुछ बचा नहीं है। लेकिन कमलनाथ के सर्वे ने कांग्रेस को भी इस मसले पर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कांग्रेस के अंदर गुटबाजी चल रही है, कांग्रेस के अंदर असंतुष्ट हैं। कांग्रेस के सर्वे में ये आ रहा है, भैया नाराज भाजपा, महाराज भाजपा। जो भाजपा के अंदर दीमक, सिंधिया रूपी दीमक जो चाट रही है, आपके अंदर गुटबाजी है, आपके खेमे में गुटबाजी है। सर्वे का, संघ का जो सर्वे आया है, जो अमित शाह बोल के गए कि आप 35 सीटों से ज्यादा नहीं लाने वाले हैं, इसलिए 200 का नारा दो। ऐसा नहीं है कि नाराज नेता सिर्फ कांग्रेस के भीतर है। बीजेपी में भी रूठों को मनाने की कोशिश शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर भी शुरू हो गया है, क्योंकि 2018 और 2020 के चुनाव के दौरान बीजेपी को रूठों ने काफी नुकसान पहुंचाया था। दमोह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हालांकि अब बीजेपी का कहना है कि उसके नेताओं के बीच किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है। देखिए, यह तो कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि उनके नेता आपस में ही लड़ाई लड़ते रहते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, एक दूसरे को हराने के लिए तैयारियां बनाते हैं, गुप्त मंत्रणा करते हैं, गुटबाजी करते हैं। यह तो कांग्रेस पार्टी की परंपरा का हिस्सा है। और कमलनाथ की अगर दृष्टिकोण में यह चीजें मात्र 1 दर्जन सीटों पर आ रही है, तो वह दिखाता है कांग्रेस की रणनीति किस स्तर तक विफल है। 200 से ज्यादा सीटों पर गुटबाजी है, स्थानीय कार्यकर्ताओं को दरकिनार करके नेता पुत्रों को आगे बढ़ाया जाता है। इस प्रकार से जो दल राजनीति करते हैं, उनको लगातार संघर्ष करना पड़ता है। आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से अपनी साख बचाने के लिए ही लड़ाई लड़ती नजर आएगी। जाहिर है कि बीजेपी में अनुशासन की ऐसी डोर है जिसे नेता बांधे रहते हैं, लेकिन कांग्रेस को शत्रुओं की पार्टी कहा जाता है। यहाँ खुलकर बोलने की परंपरा है। यही वजह है कि कमलनाथ की सर्वे रिपोर्ट ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी है और जल्द से जल्द नेताओं की नाराजगी को दूर करने की कोशिशें की जा रही है। वही बीजेपी अनुशासन की तलवार से इस चुनौती से निपटने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने से नाराजगी के सुर तो बीजेपी में भी कई दिनों से सुनाई दे रहे हैं। ऐसे में रूठों पर बीजेपी का भी फोकस है। हालांकि अब जो पार्टी नाराज नेताओं को मनाने में जितनी ज्यादा सफल होगी, चुनावी नतीजे भी उसके पक्ष में ही उतने अच्छे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका। और राजनीतिक दल और चुनाव का मौसम और भीतरघात का जिक्र ना हो तो चुनाव पे चर्चा बेमानी है। लेकिन अगर 230 सीटों के सर्वे में, अगर कांग्रेस के सर्वे में ये निकल रहा है कि केवल 10 सीटों पर भीतरघात का डर है, तो ऐसा लग रहा है या तो सर्वे में कुछ गड़बड़ है या कांग्रेस सुधर गई है। देखिए, कांग्रेस सुधरना तो चाहिए,
क्योंकि इतने लंबे समय तक जो राजनीतिक पार्टी विपक्ष में रहती है और उसके बावजूद भी भीतरघात जैसी स्थिति रहेगी तो उसके सत्ता में वापसी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। पिछली बार का चुनाव एक अलग टाइप का चुनाव था, उसके परिणाम भी अलग टाइप के आए, उसकी जो हंग असेंबली की कथा है वो भी अपनी जगह है, और कमलनाथ जी का मुख्यमंत्री बनना जो है वो भी अपने आप में एक बड़ी घटनाक्रम है। इसलिए वो तो ठीक है। इस बार का जो चुनाव है वो चुनाव अलग किस्म का होगा। मैं बार बार एक बात कहता हूं कि इस चुनाव में जो हम सोच रहे हैं वो दिखाई नहीं देने वाला। बिल्कुल। जो लोग बातें कर रहे हैं वो 99% मुझे ये लगता है वो बातें हैं जो हमारे जहन में आती हैं, और हमारे जहन में जो अब मैं कई पत्रकारों के सर्वे देख रहा हूं, वो अपने अपने चैनल, सब छोटे छोटे चैनल बना रखे हैं, उनके माध्यम से वो ये कहते हैं हमने ये सर्वे किया। आप 5 जिलों में नहीं जा सकते हो और आप जो है 53 जिलों का सर्वे करके और उसके परिणाम बता रहे हो, तो मुझे ये लगता है ये सब प्रकार से एक प्रायोजित षड्यंत्र है, और लोग जो है उनके सामने ये लाते हैं कि ये है। अब एक कांग्रेस के मित्र कह रहे हैं संघ का सर्वे हुआ था, मैं जानता नहीं हूं कौन है वो, उनको जो है अभी अपने चैनल पे ही अपन ने दिखाया उनको, वो ये कह रहे हैं कि साहब संघ का एक सर्वे, संघ का सर्वे संघ के स्वयंसेवक को पता नहीं चलता, कांग्रेस पार्टी को पता चल जाएगा यदि सर्वे होता होगा। तो पहली बात ये कि संघ जो है वो जनता के अंदर रहने वाला संगठन है, उसको सर्वे की क्या जरूरत है, सर्वे वाले तो उन्हीं से पूछते हैं। तो ये सब बनावटी बातें हैं मनोज जी, इसका कोई बहुत लाभ नहीं है। लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी सेटिंग बनाने के लिए कहते हैं। वास्तविकता में जो देखा जाए वो ये है कि कांग्रेस की सक्रियता 2003 के बाद के चुनाव के बाद जो उसमें नर्वस थी, वो सक्रियता इस बार दिखाई दे रही है। पिछली बार का जो चुनाव था उसमें कांग्रेस की सक्रियता नहीं थी। कांग्रेस में कमलनाथ जी के आने से लोगों में ये बात बनी थी कि भाई ये नया आदमी है, मध्य प्रदेश की बजाय देश में काम करता रहा है, विदेश तक में बड़ी पहुंच है। और कोई कहते हैं, बाबूलाल जी गौर कहा करते थे कि कमलनाथ जी देरी नहीं लगाते निर्णय लेने में। एक अवधारणा जो है वो बनी हुई थी, मीडिया में भी बनी हुई थी, कारपोरेट में भी बनी हुई थी, ब्यूरोक्रेसी में भी बनी हुई थी, परसेप्शन बना हुआ था, एक परसेप्शन बना हुआ था। वो काठ की हंडिया चढ़ चुकी है और जल चुकी है वो काठ की हंडिया, उसका कुछ बचा नहीं है। अब केवल चल रहा है, अब जैसे मान लो आपने अभी एक शब्द बोला, उसी समय मुझे याद आ रहा था, एक तरफ रूठों को मनाने की बात हो रही है और दूसरी तरफ झूठों का बोलबाला हो रहा है। ये सारी चीजें स्पष्ट दिखाई दे रही है। अगली बात ये है, भाजपा में, कांग्रेस में जो इंटरनल गुटबाजी रहती है वो पहले भी रही है, आज भी रही है। केवल 10 सीटों में नहीं, बहुत ज्यादा सीटों पर है। उनके लोग जो है यही काम करते हैं कि हमारे आदमी को नहीं मिली टिकट। अभी तो आप एक कल्पना और करिए मनोज जी, जो आपके सामने आने वाली है, और वो ये है कि अभी तो भगदड़ मचने वाली है। भाजपा के जो लोग हैं, जो कांग्रेस पार्टी और बसपा वाले और ये सब आए हैं, उनके कारण उनका टिकट कटेगा, संभावनाएं घटेंगी, तो वो भागेंगे। कोई बसपा में जाएगा, कोई आम आदमी पार्टी में जाएगा, कोई कांग्रेस में जाएगा। जब ये परिस्थितियां बनने वाली हैं, कांग्रेस के लोग भी ऐसे ही जाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां बनने वाली है, इन परिस्थितियों के आधार पर हम इन सर्वे के मायने कैसे निकाल सकते हैं। इसलिए ये बात, आपका जो आज का सब्जेक्ट वो बहुत चुनिंदा और बेहतरीन है कि इंटरनल गुटबाजी जो है उसके कारण नुकसान होगा। तो अभी तो हम इंटरनल गुटबाजी के समीकरणों को समझने तक की स्थिति में भी नहीं आए हैं। अभी तो हमें ये मालूम चल गया कि कमलनाथ जी ने कहा, कमलनाथ जी ने एक सिक्का उछाल दिया कि हमारे यहाँ 10-12 गुट उसमें जो है वो तकलीफ की बात है। अब आप बताइए, इंदौर में केवल एक सीट पर ही गुटबाजी है क्या? मैं इसीलिए तो आपसे शुरुआत में कहा कि या तो कांग्रेस सुधर गई है या तो सर्वे में कुछ गड़बड़ी है। तो ब्रजेश जी, ये जो हम बात कर रहे हैं सर्वे की कि 230 सीटें और 10 में अगर भीतर का आते हैं तो कांग्रेस के नज़रिए से तो अच्छी बात है। और दूसरा हम देखते हैं कि टिकट के लिए मारामारी उस पार्टी में सबसे ज़्यादा मस्ती है जिसको सत्ता में आने की या सत्ता में बने रहने का चांस सबसे ज़्यादा होते हैं, और उसी में फिर भीतरघात की संभावना, आशंका सबसे ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि हर किसी को लगता है कि सरकार बन रही है तो मैं विधायक बन जाऊँ, तो मंत्री बन जाऊँगा। ऐसे में अगर 230 में से केवल 10 में ये खतरा है तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेसियों के मन में भी कहीं ना कहीं कुछ संशय है सरकार को लेकर। देखिए मनोज जी, भीतरघात का सही आंकड़ा कब आएगा? जब टिकट तय हो जाएंगे। जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो क्या करेंगे? भीतरघात करेंगे। अभी तो आप 1 दर्जन कह लो, 2 दर्जन कह लो, हो सकता है आपने सर्वे के आधार पर, या तो जो शर्मा जी कह रहे हैं, एक सिक्का उछाल दिया आपने कि हमारे यहाँ तो 1 दर्जन ही है। एक माहौल जो बनाने की कोशिश करते हैं राजनीतिक दल, वैसा आप बताने की कोशिश कर रहे हो कि हमारे यहाँ वो समस्या नहीं है।
और ये सही कही आपने कि जब सत्ता में जो दल आने वाला हो या जो सत्ता में बरकरार रहता है, वहाँ पे मारामारी ज़्यादा होती है। तो मारामारी तो मैं देखता हूं कि दोनों ही दलों में होने वाली है, क्योंकि इस बार जिस तरह का मुकाबला देखने को मिलने की जो संभावनाएं जताई जा रही हैं आज की परिस्थिति में, जब चुनावी मौसम और बढ़ेगा तो किसके पाले में ज़्यादा भारीपन होगा, किसका कमजोर होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इन परिस्थितियों में, आज की परिस्थितियों में तो दोनों ही दल के मान के चल रहे हैं। बीजेपी मान रही है कि वो सत्ता में बरकरार रहेगी, क्योंकि एक के बाद एक लोक लुभावन योजनाएं वो ला रहे हैं, जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं। कांग्रेस भी पहली बार हमको मेहनत करती दिख रही है। उसको लग रहा है कि 2018 में तो हम आ गए थे धोखे से, लेकिन अब हमने जो मेहनत की है उसका फल हमको मिलेगा और 2023 में हम सत्ता में अच्छे मार्जिन से लौटेंगे। तो इस कारण दोनों ही दलों में मारामारी होगी टिकट को लेकर, और इसके बाद भीतरघात होगा। आप देखिए कि भीतरघात किस तरह से होता है। दमोह एक इसका बड़ा उदाहरण है। जब उपचुनाव में हम देखते हैं कि मलैया मंच पे तो आ जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दमोह उपचुनाव में बीजेपी नहीं जीत पाती है और बाद में कार्रवाई करना पड़ती है। फिर कार्रवाई को किस तरह से संशोधन होता है, क्योंकि कई बार दिमाग में रहता है ना कि आदमी तो भीतरघात करेगा ही, क्योंकि इसकी सीट पे किसी और को चुनाव टिकट दिया, भले वो करे ना करे, अलग बेटर है। देखिए मनोज जी, बहुत सारी परिस्थितियां कांग्रेस के विपरीत जाती हैं, वहां भीतरघात ज्यादा असरकारक होता है। उसकी वजह है कि कांग्रेस में नेताओं के बड़े समर्थक होते हैं, उनकी एक लंबी लाइन होती है, पार्टी के कार्यकर्ता कम होते हैं जो संगठन के प्रति वफादार हों। बीजेपी में हम देखते हैं कि संगठन को पहले तवज्जो दी जाती है, नेता को बाद में तवज्जो दी जाती है। हम देखते हैं कि यदि वहां से किसी दूसरे को उम्मीदवार बना दिया जाता है तो कार्यकर्ता उसके लिए काम करते हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है भीतरघात की संभावनाएं कम रहती हैं। भीतरघात दोनों ही दलों में होगा और निश्चित तौर पर उसके नुकसान भी होंगे, और हमने देखा भी है 2018 में किस तरह से छोटे छोटे नुकसान की वजह से बीजेपी को सत्ता से बाहर होना पड़ा था। तो आप देखिए भीतरघात एक तो होता है, जिसने विभीषण ने पूरी लंका, रावण की लंका में लंका लगा दी थी, तो वो सामने था ना, उसको सारी कमजोरियां पता थी, सारी चीजें पता थी, और माना भी जाता है रामायण में कि विभीषण का बड़ा रोल रहा है, इस वजह से राम जीत सके। तो यदि आप देखिए कि यहाँ पे भीतरघात भी होगा, विभीषण भी बनेंगे लोग, तो भी आपको दिक्कत है। एक दूसरे दल में जाएंगे तो वो भी बड़ा एक काम करेंगे। यदि जिस विधानसभा क्षेत्र को हम एक भी उदाहरण ले लेते हैं, वहां से कोई दमदार नेता कांग्रेस का बीजेपी में आ जाता है या बीजेपी का कांग्रेस में चला जाता है, तो आप देखिए ग्वालियर उसका उदाहरण है कि किस तरह से एक सीट गंवा दी और महापौर तक कांग्रेस जीत गई। तो ये बड़ा रोल काम करेगा। अभी 1 दर्जन कह लो, आप 2 दर्जन कह लो, असल जो आंकड़ा आएगा वो आंकड़ा तब आएगा जब आप टिकट तय कर देंगे और जब लोगों को आप भरोसा दिलाएंगे कि आपको हम बाद में यदि सरकार बनती है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। और लेकिन उस भरोसे से कुछ होता नहीं है। वो कम भीतरघात करता है या खुलकर नहीं करता, लेकिन भीतरघात तो करता है। क्योंकि जो मैंने उदाहरण दिया दमोह का कि मंच पर आप ले आए, लेकिन भीतरघात तो हुआ, इस वजह से आप उपचुनाव नहीं जीत पाए। तो ऐसी परिस्थितियां बहुत बनेंगी। लेकिन जो यदि कमलनाथ कह रहे हैं कि 1 दर्जन सर्वे में आ रहा है भीतरघात, बाकी की जगह पे भीतरघात नहीं है, तो ये मुझे लगता है ये आंकड़ा विश्वास करने योग्य नहीं है। पहले तो कांग्रेस की नज़र से हम देखें, जब तक लगातार कांग्रेस को देखते आ रहे हैं, भरोसा कर भी लो तो हो सकता है कि वो आंकड़ा आगे जाकर 1 दर्जन से कई दर्जनों में बदल जाएगा, मतलब आधी से ज्यादा सीटों पे बदल सकता है। बिल्कुल, जो आपने भी कहा शर्मा जी ने, तो शर्मा जी एक और चीज़ है कि जिन 10 जिलों की बात हो रही है, 10 सीटों की, ये वो सीटें जहाँ पे कांग्रेस की हालत पहले से खराब है, अगर इक्का दुक्का छोड़ दी जाए, और ऐसे में अगर वहाँ भीतरघात का खतरा है तो खतरा कई गुना ज़्यादा है ये। और कई बार ये 10 सीटें हम देख रहे हैं 2018 में कि बीजेपी के नज़रिए से देखें कि 5-7 जगह जो उनके दमदार बागी चुनाव लड़े तो बीजेपी 109 पे ठिठक गई और कांग्रेस 114 पे, वरना बाजी हो सकती थी, बीजेपी 116-17 बहुमत का आंकड़ा पार कर लेती। तो अभी जो लड़ाई आप भी कह रहे हैं, हम सब देख रहे हैं कि मुकाबला कठिन है, तगड़ा है, तो ऐसे में एक सीट का महत्व है। मनोज जी, 2018 की परिस्थिति के बारे में अनेकों बार चर्चा होती है। बिल्कुल। आज की चर्चा में हम केवल एक लाइन कहेंगे तो ज्यादा उचित होगा। बीजेपी के वोट ज्यादा थे, सीटें कम थी। जो वोट इनको मिले हैं तो 50,000 वोट कांग्रेस से ज्यादा थे, सीटें कम थी। केवल उस समय अति आत्मविश्वास था, जिसके कारण उन्होंने 10-15 सीटें ऐसी लोगों को दे दी जो चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं थे। उनके सामने बीजेपी का ही कैंडिडेट ज्यादा प्रभावशाली था, तो इसलिए ये परिस्थिति जो है तो इनके लिए प्रतिकूल चली गई। और हम अंग असेंबली की बात करते हैं तो ये परिस्थितियां अगली बार नहीं बनने वाली, क्योंकि 1952 से लगाकर आज तक हमारे सामने कभी भी मध्य प्रदेश ने अंग असेंबली नहीं दी है। बिल्कुल। तो आप इससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कमलनाथ जी का जो एक व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व का जितना जोर मारा जा सकता था वो 114 है। आप उसको ये नहीं कह सकते कि वो पिछली बार 114 था और अब 200 हो जाएगा या 150 हो जाएगा।
आपने अपने चमत्कार का पूरा उपयोग कर लिया है, अब आपके पास चमत्कार दिखाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। एक बात तो। दूसरी बात यह है कि चूंकि केंद्रीय मैंने आपको कई बार आपके चैनल पे बोला, मैंने कॉलम भी लिखा और कई चैनलों पर भी वो चला कि 2003 के चुनाव की भांति कसा हुआ चुनाव होगा। बीजेपी कोई भूल नहीं करने वाली, रणनीतिकार की बात। आज मैं आपके चैनल पर एक नई बात कहता हूं जी। अभी मेरे पास एक किताब आई है, मैं उस किताब को पढ़ने लगा कि भारत क्यों हुआ मोदी में, और उसके लेखक जो है एक बड़े समाचार पत्र के दिल्ली के संपादक हैं। मनोज जी, जो जो बातें उसमें लिखी हुई हैं, आप कभी 5 मिनट का समय दीजिए, आप ये कहोगे कि क्या ऐसा भी होता है क्या? नहीं, मैं तो आपसे किताब ही ले लूंगा, आराम से पढ़ूंगा। मैंने वही कहा कि मैंने उस किताब को जब पढ़ा तो मुझे ये लगा कि मैं राजनीति में एक बिंदु पर विचार करता रहता हूं मैं, लेकिन जो बातें उसमें लिखी हुई हैं वो तो मेरी पहुंच से कम आधा किलोमीटर आगे की हैं। उत्तर प्रदेश चुनाव का उसमें उल्लेख किया गया, उसके अंदर स्पष्ट जो है कौन सी जाति, कौन सी छोटी जाति। अब एक छोटे से उदाहरण के साथ मैं अपनी इस वाले विषय को रोकूंगा कि अमित शाह जी से सवाल किया गया लेखक पत्रकार के द्वारा कि अमित शाह जी, उत्तर प्रदेश में आप ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां जो हैं वो हमारे अनुकूल हैं, तो आप कैसे मानते हैं कि आपके अनुकूल है? तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसा सवाल मत करिए मुझसे सीधे सवाल ये करिए, उत्तर प्रदेश का नक्शा खोलिए और उस नक्शे में से किसी एक गांव को चुनिए और उस गांव के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि कितने घर हैं, कितने घर में कितने मतदाता हैं, कौन से घर की मानसिकता क्या है और इस मानसिकता के आधार पर हमें कितने वोट मिलने वाले हैं। आप इस जवाब को सुनने के बाद मनोज जी रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि क्या इतना माइक्रो मैनेजमेंट कि एक गांव के अंदर 40 घर के अंदर, प्रत्येक घर के अंदर इतने लोग, उनमें से ये घर वाले जो है भाजपा मानसिकता के हैं, ये समाजवादी मानसिकता है कि ये कांग्रेस मानसिकता के हैं, ये भाजपा में आ सकते हैं नहीं आ सकते। इतना माइक्रो मैनेजमेंट यदि हो गया है तो हमें समझ सकते हैं कि भाजपा की सीटें जो बढ़ी हैं देश भर में वो मजाक में नहीं बढ़ी, केवल क्योंकि एक बार हो सकता था ये 14 में, लेकिन अगर 19 में भी हुआ है, 19 शेयर भी बढ़ा है। मनोज जी, मैंने 19 के घटनाक्रम को ही बताया है, ये 2014 के नहीं बताया, मैंने 2019 में जो सवाल पूछा गया उसका उल्लेख किया, उस किताब में जो उल्लेख है। मेरा अभिप्राय कहने का ये है कि जो 3 राज्य हमारे लिए यानी बीजेपी के लिए और संघ दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आप छत्तीसगढ़ में हम मान के चलते हैं, आज भी हम मानते हैं कि छत्तीसगढ़ में वहां बहुत बड़ा भाजपा के लिए स्कोप नहीं है। इसके बावजूद भी जब हम चुनाव परिणाम देखेंगे तब आप देखिए कि क्या आपके सामने आने वाला है। फिर मैं आपको राजस्थान का एक लाइन कह रहा हूं, फिर इधर आप लोकल में आ जाऊंगा। राजस्थान में पिछली बार हमने खूब नारा सुना, मोदी तुझसे बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और उस खैर ना होने की परिस्थिति में भी भाजपा 76-77 सीटें जीत के आई थी, 100 सीटों पर। कांग्रेस बहुमत से 1 सीट दूर रह गई थी। नहीं, हाँ, 21 सीट रह गई थी। और आज आप देख लीजिए, वो ये कह रहा है राजेंद्र गुड़ा कि बसपा के 6 विधायकों को खरीदने के लिए 500 करोड़ का जो है लेन देन हुआ है, वो डायरी लेकर के पहुंच गया है सदन में आज। तो आप ये समझ लीजिए कि किस तरह की पॉलिटिक्स हुई थी, कैसे लोगों ने चुनाव जीते हैं, कैसे सरकारें बनाई हैं। हो सकता है इसके बाद दिग्विजय सिंह कहने लगे कि नहीं 50 नहीं है, ज्यादा दिए होंगे विधायकों की खरीदी में। मनोज जी, एक लाइन बोलना चाहता हूं। दिग्विजय सिंह जी क्या कहेंगे? दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन ये कांग्रेस ही उनका सम्मान नहीं करती। आप जबलपुर के मंच पे देख लीजिए, दिग्विजय सिंह जी पीछे की सीट पे बैठे थे। यहाँ के मंच पे, ग्वालियर के मंच पे देख लिए, दिग्विजय सिंह जी को पीछे की सीट पे बैठाया गया। और तो और जब वो हाथ उठाने का मौका आया ऐसे करके, तब दिग्विजय सिंह जी पीछे से आगे चल के आए। इन सब लोगों ने ट्वीट किया वो मामला, और जबरिया हाथ पकड़ के उसका जेपी का, और फिर उसके बाद जो है अग्रवाल का, और उसके बाद जो है वो तो ब्रजेश जी, हाथ पकड़ने की ये राजनीति, तो राजनीति हम देख रहे हैं कि बीजेपी भी रूठों का हाथ पकड़ के मनाने का जतन कर रही है। छोटा सा जवाब। देखिए मनोज जी, इसलिए जतन कर रही, जो शर्मा जी ने भी कहा कि 2018 में ओवर कॉन्फिडेंस में थे, उनके जो लोग रूठ गए थे, जिनको टिकट नहीं दिया था, वो चुनाव लड़ रहे थे, उनको तक मनाने में ज़्यादा वो नहीं लगा। उनको लगा कि हाँ, हम तो सरकार में आ ही रहे हैं, इतनी लहर है और बाकायदा कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, शिवराज जी को सब चाहते हैं, तो उनके नाम पर मोहर लग जाएगी, जैसे कि मोदी जी के नाम पर लग जाती। लेकिन वो जो चूक थी, इस वजह से 2018 में सत्ता से बाहर हो गए थे, वो गलती वो नहीं दोहराना चाहते। इसलिए जो भी रूठे हैं, जिनको भी थोड़ी बहुत भी नाराजगी है,
उनको वो साधने का जतन कर रहे हैं ताकि सत्ता में बरकरार रह सके, वो अच्छे मार्जिन से बरकरार रह सकें। यही एक जतन है, इसलिए एक बार ये अभियान चलाया जा रहा है कि रूठों को भी मनाना। तो मतलब जो रूठे लोग हैं, जो हाशिए पर चले गए हैं, या जिनको आपने कह दिया कि अनुभव वाले हैं, जो बुजुर्ग हो गए हैं, उम्र दराज हो गए हैं, उनको आपने घर बिठा दिया, उनको भी अब आप मनाने जा रहे हो, उनको भी जिम्मेदारी देने जा रहे हो ताकि आप सत्ता में बरकरार रह सको। तो कह सकते हैं नेता भी फिलहाल त्यौहार जैसे हो रहे हैं कि जिनको रोज रोज मनाना पड़ रहा है। बहरहाल समय की कमी, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। तो निश्चित रूप से राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती रूठों को मनाना है, लेकिन एक और चुनौती है कि चुनाव की इस बेला में कोई अपना रूठे ना, क्योंकि रूठों को मनाना आसान है कि आप उनको कुछ आश्वासन देते हैं, लेकिन जो रूठ गया और वो चुनाव में अगर खड़ा हो गया तो वो कितना नुकसान पहुंचा सकता है, ये बीजेपी से अच्छा अभी फिलहाल कोई नहीं जान सकता है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।